Assalamu alaikum, my dear students. I'm your MDCAT mentor Zubair Ahmed Safi, and this is the third consecutive lecture of this chapter, Fluid Dynamics. In the previous lectures, we have discussed about viscosity, drag force, and terminal velocity. वो भी high yielded topics थे, और आज का जो टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये भी हाई यील्डेड टॉपिक है. MCQs मोस्टली यही से आएंगे आप लोगों को टेस्ट में. याद रखें, ये चैप्टर इसमें डेराइवेशन ज्यादा है, लेकिन अगर आप लोगों ने इसके क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स बना दिए और उन डेराइवेशन से आप लोगों ने आइडियाज ले लिए, ठीक है, तो आप लोगों को किसी MCQ में कोई मसला नहीं होगा. टेस्ट वाले दिन आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी इस चैप्टर के हवाले से. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर. As you all know, equation of continuity, this is purely based on the law of conservation of mass, or it is purely the conservation of mass flow rate. Equation of continuity is purely based on the law of conservation of mass, or it is purely the conservation of mass flow rate. ये इक्वेशन, ये जो स्टेटमेंट है, ये मैं आगे डेराइवेशन से समझाऊंगा आप लोगों को. फर्स्ट कुछ स्टेटमेंट्स आप लोग यहाँ पे देखे जो कि मैंने लिखे हैं, उसके बाद मैं डेराइवेशन की तरफ आऊंगा और हर कंसेप्ट आप लोगों को समझाऊंगा. ठीक है, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड स्पीड ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. जो क्रॉस सेक्शनल एरिया और स्पीड ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड का प्रोडक्ट है, वो हमारे पास हमेशा कांस्टेंट होगा. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो भी फ्लोइंग फ्लूइड हो उसका एरिया का प्रोडक्ट, अगर हम किसी भी फ्लूइड की स्पीड के साथ इसका प्रोडक्ट ले तो ये हमारे पास कांस्टेंट आएगा. ठीक है, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन डेराइव दैट स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड. ठीक है, एरिया जितना ज्यादा होगा फ्लोइंग फ्लूइड का स्पीड उतना कम होगा, और एरिया जितना कम होगा फ्लोइंग फ्लूइड का स्पीड उतना ज्यादा होगा. आप लोगों ने समंदर के पानी या नहरों में पानी को देखा होगा, जहां पे एरिया ज्यादा हो नहर का, वहां पे जो है स्पीड कम होता है पानी का, और जहां पे एरिया कम हो, ठीक है, वहां पे पानी का स्पीड ज्यादा होता है. या आपने पौधों को पानी दिया होगा, जब आपको पानी दूर तक पहुंचाना हो तो आप पाइप की एंड पे इस तरह उसको दबा देते हैं. ठीक है, उसकी एरिया को कम करते हैं तो पानी फिर दूर तक पहुंच जाता है. आपने कभी पौधों को पानी दिया होगा, आप लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है. आप लोग पाइप की एंड को दबा देते हैं फिंगर से, तो पाइप का एरिया आप लोग कम कर लेते हैं, तो उसकी वजह से पानी का जो स्पीड है वो ज्यादा हो जाता है और फिर वो दूर तक पहुंच सकता है. ठीक है, अच्छा यहां तक हो गया. सॉरी, यहाँ पे कोई टेक्निकल एरर आ गया. अच्छा, इफ एरिया इंक्रीजेस स्पीड डिक्रीजेस, ये तो यही इक्वेशन है. अगर एरिया इंक्रीज होता है तो स्पीड हमारे पास डिक्रीज होगा, एंड इफ एरिया डिक्रीज स्पीड इंक्रीजेस, और अगर हम एरिया को डिक्रीज करेंगे तो स्पीड उतना इंक्रीज होगा. ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट, फॉर एन आइडियल फ्लूइड फ्लो रेट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. एक और बात इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आप लोग नोट करें, वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के लिए दो कंडीशंस है. नंबर फर्स्ट कंडीशन ये है कि फ्लूइड हमारे पास इनकम्प्रेसिबल होगा. ठीक है, और दूसरा कंडीशन ये है कि फ्लूइड का जो फ्लो है, फ्लो वो स्टेडी फ्लो होगा. वो स्टेडी फ्लो होगा, तो तब ही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ओबे होगा. ठीक है, कंडीशंस कौन कौन से हैं हमारे पास? फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होगा और फ्लो जो है वो स्टेडी फ्लो होगा. ठीक है, इनकम्प्रेसिबल का मतलब कि पाइप की एक एंड से जितना मास फ्लो करेगा, पाइप की दूसरी एंड से भी उतना ही मास फ्लो करेगा किसी भी फ्लूइड का, तो तब ही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ओबे होगा. अच्छा, फॉर एन आइडियल फ्लूइड फ्लो रेट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वॉल्यूम भी है, वॉल्यूम फ्लो रेट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, और फ्लो रेट भी. ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया गया है, मैंने एग्जांपल ये दिया है कि द वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम मस्ट बी इक्वल टू कांस्टेंट, कि पाइप की एक एंड से जितना वॉल्यूम पास होगा वो दूसरी एंड से भी फ्लूइड का उतना ही वॉल्यूम पास होगा. ये भी आगे मैं डेराइवेशन से समझा देता हूं आप लोगों को. व्हाट इज फ्लो रेट? फ्लो रेट क्या चीज है? वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्लो रेट. जितना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम फ्लो करेगा ना हमारे पास, उसको हम फ्लो रेट कहते हैं. फ्लो रेट का यूनिट क्या है? फ्लो रेट वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब. ठीक है,
और टाइम का यूनिट है हमारे पास सेकंड, तो मीटर क्यूब पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ फ्लो रेट। ये भी एक एमसीक्यू में मैंने देखा था, इसलिए आप लोगों को लिखवा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मैं जाता हूँ, इंपॉर्टेंट स्लाइड है। अच्छा, मैं कंसिडर कर लेता हूं एक वेरिएबल पाइप को, मैं कंसिडर कर लेता हूं एक वेरिएबल पाइप को जिसकी एक एंड का एरिया ज्यादा है और दूसरी एक एंड का ये एरिया वाइड है और ये दूसरा जो एंड है यहाँ पे ये नैरो है, ठीक है। दिस इज द एरिया A1, this is the area A2, and this is the speed of the flowing fluid at area A1, and this is the speed of the flowing fluid at area A2. This is the distance covered by the fluid at area A1, and this is the distance covered by the fluid at area A2. तो यहाँ पे मेरे पास क्या है कि the mass flowing per unit time from this area will be equal to the mass flowing per unit time from this area. इस वाइड एंड से जितना मास फ्लो करेगा इस नैरो एंड से भी उतना ही मास हमारे पास फ्लो होगा। तो क्या बन गया ये इक्वेशन कि मास फ्लो रेट इज कंजर्व्ड एंड वॉल्यूम फ्लो रेट इज आल्सो कंजर्व्ड आर द प्रोडक्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड will be equal to the product of the cross sectional area A2 and the speed of the flowing fluid at narrow end। ये भी डेराइवेशन से मैं आगे समझा देता हूं आप लोगों को। अभी तक आप लोग यही समझे, सिर्फ ये इक्वेशंस में आप लोगों को जस्ट आपकी उसके लिए लिखवा देता हूं कि मास फ्लो रेट यहाँ पे कंजर्व होगा एंड वॉल्यूम फ्लो रेट भी कंजर्व होगा। जितना मास फ्लूइड का इस एरिया से पास होगा उतना ही मास इस एरिया से भी पास होगा और इस पाइप की हर पॉइंट पे उतना ही मास फ्लो करेगा। हर पॉइंट को जब हम कंसिडर करें ना तो उतना ही मास फ्लो करेगा, क्योंकि इस पाइप में न तो कोई सोर्स है और न ही इसमें कोई सिंक है, ठीक है। न ही कोई सिंक है और न तो कोई सोर्स है, ठीक है। कहीं से न मास इसको बाहर से अंदर आता है और न ही मास बाहर से अंदर से बाहर जाता है, ठीक है। कोई सोर्स और सिंक इसमें नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है एज यू ऑल नो, और यहाँ पे जो फ्लो होगी वो स्टेडी फ्लो होगी, तभी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमारे पास ओबे होगा। अच्छा, इससे मैं क्या डिराइव कर सकता हूँ कि मास फ्लोइंग पर यूनिट टाइम एट दिस एरिया विल बी इक्वल टू द मास पर यूनिट टाइम एट दिस एरिया A2। तो इसका मतलब ये हुआ कि मास फ्लोइंग पर यूनिट टाइम विल ऑलवेज बी इज इक्वल टू कांस्टेंट। मास फ्लोइंग पर यूनिट टाइम विल ऑलवेज बी इज इक्वल टू कांस्टेंट और मास फ्लो रेट इज conserved। mass flowing per unit time will always be is equal to constant और mass flow rate is conserved। दूसरा इक्वेशन में क्या डिराइव कर सकता हूँ यहाँ से कि वॉल्यूम फ्लोइंग फ्रॉम दिस एरिया विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम फ्लोइंग फ्रॉम दिस एरिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम मस्ट बी कंजर्व्ड। इसका मतलब इसको मैं यहाँ से लिखवा भी देता हूँ कि वॉल्यूम फ्रॉम एरिया A1 will be equal to the volume flowing from area A2। So from this equation, I can derive that volume flowing per unit time must be constant, or the volume flow rate is conserved। ठीक है, volume flowing from this area must be constant or the volume flow rate must be conserved। ठीक है, यही स्टेटमेंट्स है किसके, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के, कि mass flowing per unit time will be conserved and the volume flow पर यूनिट टाइम विल आल्सो बी कंजर्व। ठीक है, यही दो स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है। ये जस्ट मैंने इस पाइप की पूरी कहानी आप लोगों को इन दो इक्वेशंस में समझा दी कि जितना मास यहाँ से फ्लो करेगा उतना मास यही इस एरिया से भी फ्लो करेगा एंड दिस इज द स्टेटमेंट, दिस इज द एक्चुअल स्टेटमेंट ऑफ द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस यहाँ पे, वॉल्यूम फ्लो कंजर्वेशन, इसका मतलब ये है कि द प्रोडक्ट ऑफ, इसका मतलब ये है कि द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड विल बी इक्वल टू कांस्टेंट, और द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 एंड द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड एट दिस एरिया will be equal to the product of the cross sectional area A2 and the speed of the flowing fluid at this area. This must be equal to constant. So the product of area and the speed at area A1 will be equal to the product of area and the speed of the flowing fluid at area
A2 are at the one end of the pipe will be equal to the second end of the pipe. क्या जो फ्लो होगी, जो इसकी स्पीड और एरिया की प्रोडक्ट होगी, वो हमारे पास एक एंड और दूसरे एंड में कांस्टेंट होगी। तो इससे मैं ये रिलेशन डिराइव कर सकता हूँ कि स्पीड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। जितना एरिया पाइप का ज़्यादा होगा उतना ही पाइप का स्पीड, जितना एरिया पाइप का ज़्यादा होगा उतना ही फ्लोइंग फ्लूइड का स्पीड कम होगा, और जितना एरिया कम होगा हमारे पास उतना ही जो फ्लोइंग फ्लूइड का स्पीड है वो ज़्यादा होगा। दूसरा रिलेशन इन टर्म्स ऑफ रेडियस, में इस रिलेशन को किस तरह लिख सकता हूँ? रेडियस, इन टर्म्स ऑफ रेडियस मैं इस इक्वेशन को इस तरह लिख सकता हूँ, क्योंकि एज यू ऑल नो के पाई इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये आप लोगों को पता है। तो एरिया की जगह मैं पाई आर स्क्वायर पुट करूंगा, तो मेरे पास इक्वेशन कुछ यूं बनेगा कि पाई आर स्क्वायर इंटू V1 विल बी इक्वल टू द पाई आर स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर। पाई पाई से कट जाएगी, तो इसका मतलब कि द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेडियस and speed will be equal to the product of the square of the radius at area A2 and the speed। ठीक है, इसका the product of the square of the radius and the speed will be equal to the product of the square of the radius and speed। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि speed will be inversely proportional to the 1/, speed will be inversely proportional to the r स्क्वायर। ये भी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन बन गए, इस पेपर में आप लोगों को समझा देता हूं डिटेल के साथ। ठीक है, ये रिलेशन आप लोग याद रखें। स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, ये रिलेशन आप लोग याद रखें। लास्ट में मैं इसी इक्वेशंस पे एमसीक्यूज कराऊंगा। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ रेडियस, अगर मैं कंसिडर इन टर्म्स ऑफ डायमीटर, as you all know के diameter is as you all know के in terms of diameter area is equal to what? Area is equal to 5 d square, sorry कोई टेक्निकल एरर, 5d square divided by 4। सो मैं इन्हीं वैल्यूज को पुट करूंगा इक्वेशंस में, तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन ये बन जाएगा कि डायमीटर स्क्वायर, the product of the square of the diameter and the speed will also be is equal to the product of the square of the diameter at area A2 and the speed V2 and the speed of the flowing fluid at area A2। ठीक है, तो इससे मैं कौन सा इक्वेशन डेराइव कर सकता हूँ? इससे मैं डेराइव ये कर सकता हूँ कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर। इससे मैं ये इक्वेशन डेराइव कर सकता हूँ। ये भी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आप लोग एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें। एमसीक्यूज इस पे बाद में कराता हूँ। ठीक है, अच्छा, डेली लाइफ एप्लीकेशंस है कुछ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के, इंपॉर्टेंट है डेली लाइफ। अच्छा, ये फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमारे पास जो ब्लड फ्लो करती है ना, जो ब्लड फ्लो है, ब्लड फ्लो इन आर्टरीज एंड वेन्स, इन arteries and veins that obeys equation of continuity। अच्छा, दूसरा एयर फ्लो को आप लोगों ने देखा है वेंट टनल्स में, दिस आल्सो ओबेज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। थर्ड नंबर, वाटर फ्लो जितना भी है पाइप्स वगैरह में, वाटर फ्लो इन पाइप्स एंड जो नोजल्स लगे होते हैं, नोजल से जो हवा वगैरह निकलती है, तो वो भी हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। जेट इंजन्स एंड कार्बोरेटर्स में इसका बड़ा रोल है, जेट इंजन्स में एंड कार्बोरेटर्स में। अगर इस तरह की एमसीक्यूज आप लोगों को आते हैं ना, तो फिर आप लोग ध्यान रखना है इनका। कार्बोरेटर्स, ये जस्ट आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा देते, क्योंकि एमसीक्यू इस पे आ सकती है। और स्प्रेइंग डिवाइसेस जितने भी होते हैं, स्प्रेइंग डिवाइसेस जितने भी होते हैं, तो उसमें भी ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ओबे होता है। ठीक है,
तो इम्पोर्टेंट रिलेशंस मैंने जितने भी लिखवा दिए उस पे मैं अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को रिवाइज करा देता हूं। एक इक्वेशन हमने ये पढ़ा कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 ओवर स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। दूसरा इक्वेशन हमने ये पढ़ा कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तीसरा इक्वेशन हमने ये पढ़ा कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर। तो अगर यहाँ पे देखें ना आप लोग, अगर मैं एरिया को डबल करूं किसी भी ऑब्जेक्ट का, मैं एरिया को डबल करूं तो स्पीड जो है स्पीड हमारे पास कितना हो जाएगा, स्पीड हमारे पास हाफ हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं रेडियस को डबल करूं, अगर मैं आर को डबल करूं तो स्पीड हमारे पास कितना हो जाएगा, स्पीड हमारे पास 1/4 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं डायमीटर को डबल करूं तो स्पीड, अगर मैं डायमीटर को डबल करूं तो स्पीड हमारे पास कितना हो जाएगा, स्पीड हमारे पास जो है वो 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, 4 टाइम्स डिक्रीज। ये इक्वेशंस मैंने सिर्फ इस पॉइंट के लिए कराए। अभी देखें ना, अगर मैं आर स्क्वायर को डबल करूं, वहां पे मैंने क्या डबल किया है, मैंने आर को डबल, अगर मैं आर स्क्वायर को डबल करूं, एफ आर स्क्वायर को मैं डबल करूं, ठीक है, तो स्पीड हमारे पास कितना हो जाएगा, स्पीड हमारे पास फिर 4 टाइम्स डिक्रीज नहीं होगा, वो फिर सिर्फ 2 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। अगर ये इक्वेशन इस तरह होता ना, मैं आप लोगों को आसानी से समझा देता हूं, लेट मी। अगर ये इक्वेशन जिस तरह की टर्मिनल वेलोसिटी में हमने पढ़ा था कि टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, तो मैं अगर आर को डबल करूं तो टर्मिनल वेलोसिटी 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं आर को डबल करूं टर्मिनल वेलोसिटी 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं आर स्क्वायर को डबल करूं तो टर्मिनल वेलोसिटी जस्ट डबल हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे भी सेम केस है कि अगर मैं आर स्क्वायर को डबल करो तो टर्मिनल वेलोसिटी जो हमारे पास वेलोसिटी है, स्पीड ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड है, वो जस्ट हाफ हो जाएगी, जस्ट हमारे पास हाफ हो जाएगी। ठीक है, ये रिलेशन। इसी तरह अगर मैं डी स्क्वायर को डबल करूं, डायमीटर स्क्वायर को मैं डबल करूं, तो टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास जस्ट हाफ हो जाएगी। अगर मैं डी स्क्वायर को डबल करूं तो टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास जस्ट, ये जो स्पीड ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड है, ये जस्ट हमारे पास हाफ हो जाएगी, ये 4 टाइम्स डिक्रीज नहीं होगी। आप लोगों को इन्हीं एमसीक्यूज में कंफ्यूज किया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अच्छा, एक और कंसेप्ट, आप लोगों ने वाटर का जो नल का होता है उसको देखा होगा। नल के पानी को आप लोगों ने, ये लेट सपोज एक नल का हो गया, ठीक है, और इससे जो है वो पानी गिर रहा है, आप लोगों ने देखा होगा कि स्टार्टिंग में इसका एरिया ज्यादा है, ठीक है, जो ही पानी नीचे आता है तो उसका जो है वो स्पीड इंक्रीज होता है और एरिया डिक्रीज होता है। ठीक है, this is the area A1 and this is the speed at this area, this is the area A2 and this is the speed at this area। as you all know कि यहाँ पे पानी का स्पीड इतना नहीं होता, यहाँ पे पानी का स्पीड ज्यादा हो गया तो मतलब इसका एरिया कम है। तो इक्वेशन मेरे पास ये बनेगा कि एरिया A1 is greater than area A2 and speed V1 is less than the speed V2। तो ये मेरे पास ये इक्वेशन कंजर्व रहेगा कि द प्रोडक्ट ऑफ एरिया A1 एंड स्पीड V1 विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एरिया A2 एंड स्पीड V2, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और वो इस केस में भी कंजर्व है। क्या कंजर्व है? मास फ्लो पर यूनिट टाइम, और इसका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड कम है, एरिया ज्यादा है, यहाँ पे एरिया कम है, स्पीड ज्यादा है, तब भी ये इक्वेशन हमारे पास कंजर्व होगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखें एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कि वाटर टैप जो है वो भी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉलो करता है, ओबे करता है। तो चलिए, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इतनी चीज़ें इसके हवाले से काफ़ी थी मेरे ख्याल से, तो कोई एमसीक्यू आप लोगों से इसमें फिर मिस नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलिए इजाज़त दीजिएगा नेक्स्ट लेक्चर तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।